अध्याय 1091। ग्लैमरस महिला को कपड़े बदलते देखना। मिस, ये सारी जानकारी है जिसे हम रिकॉर्ड करने में सफल रहे। यदि आप जानना चाहती हैं तो आप इंटरव्यू के दौरान स्वयं जा सकती हैं। परिचारिका ने उस ग्लैमरस और चकाचौंध वाली महिला को सुझाव दिया। ठीक है, तो मुझे इस व्यक्ति का इंटरव्यू अकेले लेने दो। तुम अभी सब कुछ तैयार करो। मायरा नाम की महिला ने परिचारिका को कहा। ठीक है, मैं इसे अभी करूंगी। परिचारिका ने सिर हिलाया। वो तुरंत इस ग्लैमरस महिला के आदेशों का पालन करने के लिए निकल गई। मैं ये देखने के लिए और इंतजार नहीं कर सकती कि तुम वास्तव में कौन हो। मायरा ये देखने के लिए उत्सुक थी। बाहर आर्यन खुद बहुत धैर्यपूर्वक अन्य प्रतिभागियों का इंतजार कर रहा था। काफी समय हो गया है। आर्यन को बाहर इंतजार करने में काफी बोरियत महसूस हो रही थी। मास्टर, जब आर्यन दूसरे प्रतिभागी का इंतजार कर रहा था, अचानक एक महिला आर्यन के पास आई। क्या बात है? आर्यन ने पूछा कि ये महिला उससे क्या चाहती है। श्रीमान मास्क हीरो, कृपया मेरे साथ आएं, आपका अगला टेस्ट शुरू होने वाला है। इस महिला ने आर्यन को अपने पीछे आने के लिए कहा। ठीक है। आर्यन ने और समय बर्बाद नहीं किया। वो तुरंत दूसरे टेस्ट वाली जगह की ओर चल दिया। आर्यन के लिए उन लोगों का इंतजार करना भी बेकार था जो पहला टेस्ट भी पास नहीं कर पाए थे। ये महिला आर्यन को उस स्थान पर ले जाने लगी जो पहले टेस्ट वाली जगह से काफी दूर था। जैसे जैसे वो महिला आर्यन को आगे ले जा रही थी, आर्यन ने महसूस किया कि आसपास का इलाका और भी बेहतर होता जा रहा है। तुम मुझे कहाँ ले जा रही हो? आर्यन ने पूछा। श्रीमान, अगला टेस्ट एक इंटरव्यू है, कोई आपका इंटरव्यू लेगा, महिला मार्गदर्शिका ने आर्यन से कहा। ओह, आर्यन अब उस दूसरे टेस्ट को समझ गया जिसका उसे सामना करना था। उसे ये जानने की उत्सुकता थी कि उसका इंटरव्यू कौन लेगा। महिला मार्गदर्शिका आखिरकार आर्यन को एक भव्य दिखने वाले दरवाजे के सामने ले आई। श्रीमान, इंटरव्यू लेने वाला व्यक्ति अंदर है, कृपया अंदर जाएं और उनसे मिलें। मार्गदर्शक महिला ने आर्यन से अकेले इस कमरे में प्रवेश करने को कहा। अब मैं चलती हूं, महिला मार्गदर्शिका ने आर्यन से विदा ली। आर्यन को पहुंचाने का उसका काम खत्म हो गया था। आर्यन ने मार्गदर्शक महिला को जाते देख बस सिर हिलाया और अपना ध्यान वापस सामने की ओर लगाया। ये दरवाज़ा बहुत ही आलीशान दिख रहा था। क्या ये वाकई एक इंटरव्यू रूम है? प्रवेश द्वार की भव्यता देखकर आर्यन सोचने लगा, बेहतर होगा कि मैं अंदर चला जाऊं। आर्यन ने सभी अनावश्यक विचारों को दूर किया और सीधे कमरे में प्रवेश किया। जब आर्यन ने दरवाज़ा खोला तो उसने एक अद्भुत दृश्य देखा। उसने देखा कि इस कमरे में एक महिला जो ग्लैमरस और आकर्षण से भरपूर थी, अपने कपड़े बदल रही थी। ये आर्यन अपनी आंखों के सामने जो था उसे देखकर काफी हैरान रह गया। कमरे में प्रवेश करते समय उसने इस दृश्य की उम्मीद कभी नहीं की थी। आर्यन ने सोचा था कि उसका स्वागत उन लोगों की डरावनी नज़रों से होगा जो उसका इंटरव्यू लेने वाले थे। उसने ये उम्मीद नहीं की थी कि वो वास्तव में अपनी आंखों के सामने इतना सुंदर दृश्य देखेगा। कपड़े बदल रही महिला ने तुरंत आर्यन की ओर देखा और दोनों की नज़रें एक दूसरे से मिली। वो महिला आर्यन को देख रही थी और आर्यन सीधे उस महिला को देख रहा था जो उस समय अर्धनग्न थी। सुंदर महिला को प्रतिक्रिया देने का समय नहीं मिला। आर्यन को अचानक अपने कमरे में प्रवेश करते देख उसका दिमाग अभी भी काफी अस्त व्यस्त था। वो सुंदर महिला अधिकांश महिलाओं की तरह चिल्लाई नहीं। उसने बहुत शांति से अपने शरीर को ढक लिया। तुमने पहले दरवाज़ा क्यों नहीं खटखटाया? सुंदर महिला ने पूछा कि यहाँ प्रवेश करने से पहले आर्यन ने दरवाज़ा क्यों नहीं खटखटाया। वो जो महिला मुझे मार्गदर्शन दे रही थी उसने अंदर आने के लिए कहा था। आर्यन ने बड़ी सहजता से अपने सामने खड़ी सुंदर महिला के सवाल का जवाब दिया। ऐसा लगता है कि ये तुम्हारी गलती नहीं है, तो क्या तुम बाहर जाकर पहले दरवाज़ा बंद कर सकते हो? मैं कपड़े बदलना चाहती हूँ। उस ग्लैमरस महिला ने आर्यन से बाहर जाने और दरवाज़ा बंद करने को कहा। ठीक है, आर्यन ने सिर हिलाया। वो तुरंत बाहर चला गया और दरवाज़ा फिर से बंद कर दिया। यहाँ आर्यन ने मानसिक रूप से मजबूत रहने की कोशिश की ताकि वो सामने वाले दृश्य से प्रभावित ना हो। अगर ये सामान्य आर्यन होता तो निश्चित रूप से वो इस मुफ्त के दृश्य का आनंद लेता, लेकिन चूंकि आर्यन ने एक अलग पहचान धारण की थी, इसलिए उसने एक ऐसे साधु की तरह व्यवहार करने की कोशिश की जो इस तरह की चीज़ों से प्रभावित नहीं होता। आर्यन के जाने के बाद मायरा को राहत महसूस हुई। उसने अपने शरीर को ढकने के लिए इस्तेमाल किए गए हाथों को ढीला कर दिया। ये महिला गोल्डन किंग नीलामी घर की प्रभारी है। मायरा किसी से बातचीत या व्यापार करने के मामले में बहुत कुशल है। वो बहुत बुद्धिमान है और अपनी सुंदरता और आकर्षण का उपयोग करके दूसरे पक्ष पर अपनी इच्छा थोपने के लिए दबाव बना सकती है। यही कारण था कि मायरा गोल्डन किंग नीलामी घर की प्रभारी बनने में सफल हुई। अमीर व्यापारियों या युवा रईसों के बीच मायरा काफी प्रसिद्ध थी। कई पुरुषों ने केवल मायरा की मुस्कान देखने के लिए अपनी बहुत सारी संपत्ति खर्च कर दी थी। मायरा का रूप बहुत सुंदर था, हालांकि उस मामले में लया अभी भी मायरा से कहीं बेहतर थी। क्या ये व्यक्ति अभी भी एक पुरुष है? वो मुझे इस रूप में देखकर भी प्रभावित नहीं हुआ। मायरा सोचने लगी कि आर्यन पुरुष है या नहीं।
मायरा को अपनी सुंदरता और आकर्षण पर काफी भरोसा था। वो इस राज्य की मान्यता प्राप्त फूलों में से एक थी, इसलिए सामान्य पुरुष निश्चित रूप से उसके आकर्षण का विरोध नहीं कर पाएंगे। आखिर मायरा अभी अर्धनग्न थी। सामान्य पुरुष उसे देखकर उत्तेजित महसूस करते। दुर्भाग्य से मायरा ने आर्यन में ऐसा कुछ नहीं देखा। वो अर्धनग्न अवस्था में भी उसे सामान्य देख रहा था। मैं ये जानना चाहती हूँ कि ये आदमी कौन है। मायरा आर्यन के बारे में और उत्सुक होती जा रही थी। वो एक ऐसे व्यक्ति को जानना चाहती थी जो उसके आकर्षण से प्रभावित ना हो। मैं इस आदमी की क्षमता का परीक्षण करूंगी। मायरा ने अपने हाथों के कपड़े फेंक दिए और पहले से बेहतर कपड़ों का एक जोड़ा निकाला। मायरा का लक्ष्य स्पष्ट था। वो ये परीक्षण करना चाहती थी कि क्या आर्यन उसके आकर्षण का सामना कर सकता है। अब तक कोई भी पुरुष उसके आकर्षण का सामना नहीं कर पाया था, इसलिए वो किसी को भी अपने आकर्षण का विरोध करने की अनुमति नहीं देना चाहती थी। बहुत तेजी से मायरा ने अपने कपड़े बदले, जिसके बाद वो अपनी कुर्सी पर बैठ गई। अब तुम अंदर आ सकते हो, मायरा ने आर्यन से अंदर आने को कहा। बाहर खड़ा आर्यन तुरंत अंदर गया। जब आर्यन अंदर पहुंचा तो उसने देखा कि मायरा ने काफी अच्छे कपड़े पहन लिए थे, जिससे उसकी सुंदरता और भी स्पष्ट रूप से चमक रही थी। अध्याय 1092 गलत व्यक्ति पर सम्मोहन का उपयोग। कृपया बैठिए, मायरा ने आर्यन को अपने सामने बैठने के लिए कहा। आर्यन बिना किसी झिझक के मायरा के सामने बैठ गया। अब आर्यन और मायरा आमने सामने थे। तो आपका नाम श्रीमान मास्क हीरो है? मायरा ने आर्यन से कहा। हाँ। आर्यन ने मायरा की ओर धीरे से सिर हिलाया और पुष्टि की कि यही उसका नाम है। क्या आप थोड़ा बेहतर नाम नहीं सोच सकते थे? मास्क हीरो कितना प्यारा नाम है, मायरा ने आर्यन से कहा। मायरा ने आर्यन को थोड़ा चिढ़ाया। वो आर्यन की प्रतिक्रिया जानना चाहती थी, लेकिन मायरा की बातों को सुनकर आर्यन बिल्कुल सामान्य लग रहा था। उस पर मायरा के कटाक्ष का कोई असर नहीं हुआ। ओह, दिलचस्प, मायरा ने आर्यन के धैर्य की प्रशंसा की। वो उसके उकसावे से निपटने में काफी धैर्यवान था। कुमारी, क्यों ना आप पहले अपना परिचय दें ताकि हम आसानी से बातचीत कर सकें? आर्यन ने मायरा से पहले अपना परिचय देने को कहा। ओह, मुझे क्षमा करें, मैं अपना परिचय देना भूल गई। मेरा नाम मायरा है। मैं वो हूं जो आपका इंटरव्यू लेगी। मायरा ने आर्यन को चिढ़ाने के लिए उसे देखकर अपनी आंख भी झपकाई। दुर्भाग्य से आर्यन हमेशा की तरह शांत था। वो मायरा द्वारा किए जा रहे प्रलोभन से प्रभावित नहीं हुआ। तो आपका नाम मायरा है, ठीक है। तो अब मुझे क्या करना चाहिए? एक सपाट आवाज और चेहरे के भाव के साथ आर्यन ने पूछा कि उसे अब क्या करना है। मायरा को आर्यन का रवैया देखकर थोड़ी झुंझलाहट हुई। ये आदमी बिल्कुल नहीं समझ पा रहा था कि उसके जैसी सुंदरी की सराहना कैसे की जाती है। आपको बस मेरे कुछ सवालों के जवाब देने होंगे। मायरा ने आर्यन को बताया कि उसे कुछ सवालों के जवाब देने होंगे। किस तरह के सवाल? आर्यन जानना चाहता था। ठीक है, पहला सवाल, यहां आने का आपका उद्देश्य क्या है? मायरा ने पूछा। मैं यहां व्यापार करने आया हूं, आर्यन ने जिम्मेदारी से जवाब दिया। आप किस तरह का व्यापार करना चाहते हैं? मायरा ने उसके व्यवसाय के बारे में पूछा। मैं ऐसी वस्तुएं बेचना चाहता हूं जो गॉड रेल्म में दुर्लभ हैं, आर्यन ने मायरा से कहा। दुर्लभ वस्तुएं, वे क्या हैं? गॉड रेल्म में दुर्लभ वस्तुओं के बारे में सुनकर मायरा उत्सुक हो गई। क्षमा करें, लेकिन ये एक गुप्त परियोजना है। मैं इसे ऐसे ही नहीं बता सकता, वरना कोई और इसकी नकल कर लेगा, आर्यन ने मायरा से कहा। आर्यन की बात सुनकर मायरा ने थोड़े गुस्से में अपने दांत पीसे। ये आदमी अपने रहस्य को बहुत अच्छी तरह सुरक्षित रख रहा था। यहां तक कि बहुत बुद्धिमान मायरा के लिए भी आर्यन के रहस्य को उजागर करना मुश्किल हो रहा था। तो आप अपना वो रहस्य बनाए रखना चाहते हैं? खैर, मैं इसे उजागर कर दूंगी। मायरा आर्यन के सभी रहस्यों को जानना चाहती थी। महिलाएं जिज्ञासु प्राणी होती हैं। उन्हें उन चीज़ों को छेड़ना पसंद है जो उन्हें उत्सुक करती हैं। मायरा ने आर्यन पर अपने सम्मोहन का उपयोग करने की कोशिश शुरू की। मायरा अक्सर बातचीत के दौरान दूसरों को आकर्षित करने और उन्हें बिना पता चले नियंत्रित करने के लिए अपनी चार्म तकनीक का उपयोग करती थी। मायरा के पास एक बहुत शक्तिशाली चार्म तकनीक थी जो उसके जैसी व्यवसायी महिला के लिए बहुत उपयोगी थी। वो अपने व्यापारिक प्रतिद्वंद्वी को अपनी इच्छा के अनुसार चला सकती थी। दोहरी साधना तकनीक के ज्ञाता होने के नाते आर्यन निश्चित रूप से जागरूक था कि मायरा क्या कर रही है। उसने पहले ही महसूस कर लिया था कि मायरा उस पर सम्मोहन का उपयोग कर रही है। श्रीमान, कृपया मुझे बताइए, मायरा ने आर्यन से फिर पूछा। इस बार मायरा का लहजा आकर्षण से भरा था, जो सुनने वाले किसी भी पुरुष को मंत्रमुग्ध कर सकता था। आर्यन ये देखकर चुप रहा। उसने मायरा की हरकत पर कोई प्रतिक्रिया नहीं दी। मायरा ने देखा कि आर्यन इस समय शांत है। उसे लगा कि उसका सम्मोहन काम करने लगा है। अब मायरा को बस आर्यन को पूरी तरह अपने वश में करना था ताकि वो उसके छिपे हुए मंसूबों का पता लगा सके। श्रीमान,
मायरा अपना चेहरा आर्यन के करीब ले आई। वो चाहती थी कि आर्यन उसे और स्पष्ट रूप से देखे, ताकि उसका सम्मोहन अधिक प्रभावी हो सके। आप बहुत करीब हैं, थोड़ा पीछे हटिए। आर्यन ने कहा कि मायरा बहुत करीब थी, इसलिए उसने मायरा को पीछे धकेल दिया। क्या? आर्यन की बात सुनकर मायरा बहुत हैरान रह गई। आर्यन ने उसे खुद से दूर धकेल दिया था। सम्मोहन बेकार गया? क्या ये अभी भी एक पुरुष है? ये देखकर मायरा को संदेह होने लगा कि क्या आर्यन एक पुरुष है। उसे तो यहां तक शक होने लगा कि कहीं आर्यन कोई नपुंसक तो नहीं है, वरना वो उसकी सुंदरता और आकर्षण के सामने कैसे बच सकता था। अगर आर्यन को पता चलता कि मायरा उसके बारे में क्या सोच रही है, तो वो निश्चित रूप से बहुत क्रोधित होता। ये पहली बार था जब मायरा अपनी चार्म तकनीक का उपयोग करने में विफल रही थी। वो अपनी पहचान छिपाने के लिए मास्क पहने इस रहस्यमयी आदमी को देख रही थी। मुझे विश्वास नहीं हो रहा कि मैं इस आदमी से हार जाऊंगी। मायरा को यकीन नहीं हो रहा था कि वो आर्यन से हार जाएगी। इसीलिए मायरा ने फिर से कोशिश की। इस बार उसने कोई कसर नहीं छोड़ी और आर्यन पर अपने उच्चतम स्तर के सम्मोहन का उपयोग किया। आर्यन ने फिर से महसूस किया कि मायरा अपने आकर्षण का उपयोग कर रही है। इस बार वो पहले से कहीं अधिक शक्तिशाली था। तो ये ग्लैमरस महिला मेरे खिलाफ कोशिश करना चाहती है। ठीक है, फिर मैं भी पलटवार करूंगा। मायरा को खुद से लड़ते देख आर्यन के पास वापस लड़ने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। उसने मायरा पर ही अपने आकर्षण का उपयोग किया। जब आर्यन ने अपने आकर्षण का उपयोग किया, तो अचानक मायरा को अपने साथ कुछ गलत महसूस हुआ। मायरा की धड़कन तेज होने लगी और उसका शरीर थोड़ा गर्म हो गया। उसका दिमाग भी उलझने लगा। मायरा अब अपने सामने खड़े आर्यन को देखकर शर्माने लगी थी। कुमारी मायरा। आर्यन ने मायरा का नाम पुकारा। जब आर्यन ने उसका नाम पुकारा, तो मायरा को लगा कि आर्यन की आवाज़ सुनने में बहुत सुखद है। मायरा इसका विरोध नहीं कर सकी और आर्यन को उत्तर देने लगी। हाँ, क्या बात है? मायरा ने पूछा कि आर्यन उसके साथ क्या करना चाहता है। मैं आपके बारे में थोड़ा जानना चाहता हूँ, क्या आप मुझे सब कुछ बता सकती हैं? आर्यन ने मायरा की पहचान के बारे में पूछा। ठीक है, मायरा ने सिर हिलाया। वो आर्यन की हर बात का विरोध नहीं कर पा रही थी। आर्यन के शब्द एक सम्मोहन की तरह थे, जिसने मायरा को आज्ञाकारी बना दिया था। मायरा ने आर्यन को बताना शुरू किया कि वो कौन है, यहाँ तक कि उसने ये भी बता दिया कि गोल्डन किंग नीलामी घर में उसकी क्या हैसियत है। अध्याय 1093 मायरा को सहयोग का प्रस्ताव। मायरा ने आर्यन को बताया कि वो गोल्डन किंग नीलामी घर की प्रभारी है। तो इस महिला का पद काफी ऊंचा है। ये सुनकर आर्यन अब जान गया था कि मायरा का स्थान काफी महत्वपूर्ण है। मायरा की वर्तमान स्थिति के साथ उसके पास गोल्डन किंग नीलामी घर में काफी शक्ति होनी चाहिए। ये एक असाधारण संयोग था। आर्यन सीधे उस व्यक्ति से मिला जिसके पास गोल्डन किंग नीलामी घर में काफी ऊंचा पद था। अब आर्यन को बस मायरा को अपने साथ सहयोग करने के लिए राजी करना था। आर्यन ने तुरंत अपने उस आकर्षण को निष्क्रिय कर दिया जिसका उपयोग उसने मायरा पर किया था। आर्यन इस तरह से बातचीत नहीं करना चाहता था। मायरा की वफादारी हासिल करने के लिए आर्यन को अपनी क्षमताओं पर भरोसा करना था। उसे केवल अपने सम्मोहन पर निर्भर नहीं रहना चाहिए था। आर्यन द्वारा अपना आकर्षण वापस लेने के बाद मायरा आखिरकार होश में आने लगी। आर्यन के शक्तिशाली प्रभाव को महसूस करने के बाद मायरा थोड़ी उलझन में दिखी। वो समझ नहीं पा रही थी कि अभी क्या हुआ था। अभी क्या हुआ था? मायरा सोचने लगी कि उसके साथ क्या हुआ था। वो ऐसी क्यों हो गई थी? तुम अभी मेरे आकर्षण से प्रभावित हो गई थीं। आर्यन ने मायरा को सच बताया कि वो उसके प्रभाव में थी। आर्यन ने इसे छिपाया नहीं। वो मायरा के साथ ईमानदार रहा। तो तुम्हारे पास भी चार्म तकनीक है? मायरा ये जानकर काफी हैरान थी। उसे विश्वास नहीं हो रहा था कि आर्यन का आकर्षण उसके अपने आकर्षण से भी अधिक शक्तिशाली था। बिल्कुल, इसलिए ये उम्मीद मत करो कि तुम्हारा सम्मोहन मेरे खिलाफ काम करेगा। आर्यन ने मायरा को सच्चाई बता दी। तो ऐसी बात है, ये स्वाभाविक है कि तुम मुझसे प्रभावित नहीं हुए। मायरा अब समझ गई थी कि आर्यन पर उसका जादू क्यों नहीं चला। फिर तुमने अपना आकर्षण क्यों हटा दिया, जबकि तुम मुझे नियंत्रित कर सकते थे और अपना काम निकाल सकते थे? मायरा ने आर्यन से पूछा। वो जानना चाहती थी कि आर्यन ने उसे ब्लैकमेल करने के अवसर का लाभ क्यों नहीं उठाया। मैं ऐसा नहीं करना चाहता। यहां मेरा उद्देश्य तुम्हारे साथ व्यापार करना है। आर्यन ने इस जगह आने का अपना मकसद बताया। श्रीमान, आप हमेशा मुझसे व्यापार की बात करते हैं, क्यों ना आप मुझे अपनी योजना के बारे में थोड़ा बताएं? मायरा आर्यन की योजना जानना चाहती थी। ठीक है, मैं तुम्हें अपनी योजना बताऊंगा, इसे ध्यान से सुनो। आर्यन ने मायरा को अपनी योजना बताई।
आर्यन ने अपनी सारी योजनाएं नहीं बताईं, जिससे मायरा और भी उत्सुक हो गई। मायरा काफी हैरान थी कि आर्यन उसे अपनी योजना बताना चाहता था। ये पहले से अलग था। आखिरकार मायरा को आर्यन की योजनाओं का पता चला। आर्यन अपनी योजनाओं को लेकर काफी महत्वाकांक्षी था। तुम मुझे अपनी योजना क्यों बताना चाहते हो? मायरा ने पूछा। मैं चाहता हूं कि तुम मेरे लिए काम करो, चाहे तुम चाहो या न चाहो। आर्यन सीधे मुद्दे पर आ गया। वो चाहता था कि मायरा उसके लिए काम करे। आर्यन को मायरा की क्षमताओं पर पूरा भरोसा था। उसे यकीन था कि मायरा की मदद से उसकी सभी योजनाएं अच्छी तरह से साकार हो सकती हैं। क्या तुम मेरे लिए काम करोगे? क्या तुम मुझसे मजाक कर रहे हो? मायरा ये सुनकर काफी हैरान थी। आर्यन ने अपना सिर हिलाया। मैं तुमसे मजाक नहीं कर रहा हूं, मैं अपनी बात को लेकर गंभीर हूं। सुनो, गोल्डन किंग नीलामी घर में मेरा पहले से ही काफी ऊंचा पद है, तो तुम्हारे लिए काम करने में मेरा क्या फायदा है? मायरा ने कहा कि उसके पास पहले से ही शक्ति है, इसलिए आर्यन के लिए काम करने का कोई मतलब नहीं था। आर्यन पहले से ही जानता था कि मायरा निश्चित रूप से ऐसा ही उत्तर देगी, इसीलिए उसने कुछ ऐसा तैयार किया था जिससे मायरा उसके साथ सहयोग करना चाहे। मैं तुम्हें अत्यधिक शक्ति और प्रभाव दे सकता हूं। आर्यन सीधे मुद्दे पर आ गया। वो मायरा को बहुत शक्तिशाली शक्ति दे सकता था। क्या तुम इस बारे में गंभीर हो? ये सुनकर मायरा की आंखों में एक चमक आ गई। वो आर्यन की बात में दिलचस्पी लेने लगी थी। बेशक मैं गंभीर हूं, आर्यन ने कहा। मायरा को अभी भी आर्यन की बात पर संदेह था। उसके लिए आर्यन के शब्दों की प्रामाणिकता को साबित करना कठिन था। आर्यन ने देखा कि मायरा के मन में अभी भी शंकाएं हैं, इसलिए उसके पास मायरा को समझाने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। अवनी, आर्यन ने अवनी का नाम पुकारा। क्या बात है? अवनी ने तुरंत उत्तर दिया। वो जानना चाहती थी कि आर्यन को इस समय क्या चाहिए। क्या तुम मेरे सामने खड़ी इस महिला के लिए एक शक्तिशाली साधना तकनीक ढूंढ सकती हो? आर्यन ने अवनी को बताया कि उसे क्या चाहिए। क्या तुम सच में इस महिला को उच्च स्तरीय साधना तकनीक देना चाहते हो? अवनी ने पूछा, क्योंकि मायरा अभी भी एक बाहरी व्यक्ति थी, इसलिए परिद्वार के अंदर की साधना तकनीक उसे देना उचित नहीं था। तुम्हें इस मामले की चिंता करने की जरूरत नहीं है। जैसा मैं कहता हूं वैसा करो, मुझ पर विश्वास रखो, आर्यन ने अवनी से कहा। वो चाहता था कि अवनी उसकी बात पर भरोसा करे। मायरा को वफादार बनाने का उसका अपना तरीका था। ठीक है, मैं अभी आती हूं, अवनी ने सिर हिलाया। वो वही करेगी जो आर्यन चाहता था। आर्यन परिद्वार का स्वामी था, इसलिए वो जो चाहे कर सकता था। ये रहा। थोड़ी देर बाद आखिरकार अवनी लौट आई। वो सन फ्लेम बर्ड नामक तकनीक के साथ वापस आई। आर्यन ने अवनी द्वारा दी गई तकनीक पर एक नज़र डाली। ऐसा लगा कि ये काफी शक्तिशाली तकनीक थी, जिसका हमला बहुत तेज था। तुम इसे एक पल के लिए देखो। आर्यन ने अपने हाथ में मौजूद साधना तकनीक मायरा की ओर बढ़ाई। मायरा ने आर्यन से वो तकनीक ली और उस किताब की एक झलक देखी। वो किताब में काफी दिलचस्पी लेने लगी और उसे सीखना चाहती थी। जब मायरा उस तकनीक को सीखना चाहती थी, आर्यन ने तुरंत मायरा के हाथ से वो किताब वापस ले ली। तुमने इसे क्यों ले लिया? मायरा ने पूछा। मैं तुम्हें केवल थोड़ा सा देखने की अनुमति देता हूं। यदि तुम ये चाहती हो तो तुम्हें मेरे साथ सहयोग करना होगा। आर्यन ने मायरा से अपने लिए काम करने को कहा। यदि वो सहमत होती है तो वो उसे ये तकनीक दे देगा। अध्याय 1094। तुम मुझे मास्टर बुला सकती हो। मायरा उस प्रस्ताव के बारे में सोचने लगी जो आर्यन द्वारा दिया जा रहा था। आर्यन का प्रस्ताव वास्तव में मायरा के लिए बहुत लुभावना था। आर्यन ने अभी जो दिखाया था वो एक अत्यंत दुर्जेय उच्च श्रेणी की तकनीक थी। मायरा उस साधना तकनीक में काफी रुचि रखती थी जिसे आर्यन ने अभी उठाया था। हालांकि मायरा को अभी भी आर्यन की योजना के बारे में कुछ संदेह था। वो नहीं जानती थी कि आर्यन की योजना बहुत अच्छी तरह से चलेगी या नहीं। आखिर आर्यन कुछ ऐसा बेचना चाहता था जो गॉड रेल्म के लोगों द्वारा शायद ही कभी देखा गया हो, या शायद गॉड रेल्म के लोगों ने जिसके बारे में सोचा भी ना हो। चाहे तुम अपनी वर्तमान स्थिति से संतुष्ट रहो या तुम अभी से भी ऊंचा उठना चाहती हो, चुनाव तुम्हारा है। आर्यन ने फिर से अपने शब्दों से मायरा को मनाया। आर्यन चाहता था कि मायरा उसके द्वारा दिए गए प्रस्ताव पर गहराई से विचार करे। कहीं ऐसा ना हो कि मायरा उस प्रस्ताव को ठुकरा दे। आर्यन ने यह प्रस्ताव केवल एक बार दिया था। मायरा को इस अवसर का बहुत अच्छी तरह से उपयोग करना था, अन्यथा उसे भविष्य में पछतावा होगा। क्या मैं जान सकती हूं कि आप मुझे ऐसा प्रस्ताव क्यों दे रहे हैं? मायरा ने पूछा कि आर्यन उसे ऐसा प्रस्ताव क्यों दे रहा है। ऐसा इसलिए है क्योंकि मैं तुम्हारी क्षमता को देखता हूं। तुम्हारी काबिलियत के साथ मुझे पूरा विश्वास है कि तुम वो काम बहुत अच्छी तरह से कर सकती हो जो मैं चाहता हूं। आर्यन ने मायरा के बारे में अपना मूल्यांकन बताया।
तो आप मेरे बारे में ऐसा सोचते हैं। मायरा को उम्मीद नहीं थी कि आर्यन उसके बारे में ऐसा सोचेगा। आर्यन ने मायरा की ओर धीरे से सिर हिलाया। वास्तव में मायरा के प्रति आर्यन का यही निर्णय था। तो क्या तय किया? आर्यन ने मायरा से पूछा। वो उसका उत्तर जानना चाहता था। क्या इसके लिए मुझे कोई और शर्त पूरी करनी होगी? मायरा ने पूछा कि क्या कोई और शर्तें भी हैं? कुछ नहीं, तुम्हें बस मेरे लिए काम करना होगा। मैं तुम्हारी स्वतंत्रता को बहुत अधिक सीमित नहीं करूंगा, आर्यन ने मायरा से कहा। आर्यन मायरा के जीवन को सीमित नहीं करेगा। उसे अपने सभी योजनाओं को पूरा करने के लिए केवल मायरा की वफादारी की आवश्यकता थी। आप मुझ पर बहुत भरोसा दिखते हैं। क्या आपको डर नहीं है कि मैं आपको धोखा दे दूंगी? मायरा ने आर्यन से कहा। मायरा को नहीं पता था कि आर्यन का आत्मविश्वास कहाँ से आ रहा था। आर्यन उस पर इतना भरोसा कैसे कर सकता था? मुझे तुम पर पूरा भरोसा है। अगर तुम सच में मुझे धोखा देना चाहती हो तो मेरे पास तुमसे निपटने और तुम्हें अपना बनाने के कई तरीके हैं, आर्यन ने मायरा से कहा। जब आर्यन ने ये कहा तो वो बहुत आश्वस्त था। उसके पास मायरा से निपटने के कई तरीके थे। आखिर आर्यन महिलाओं का प्राकृतिक शत्रु था। उसके सामने आने पर कोई भी महिला आसानी से नहीं बच सकती थी। ये सुनकर मायरा का चेहरा लाल हो गया। मायरा निश्चित रूप से समझ गई थी कि आर्यन का क्या मतलब था। आर्यन उसे अपना बनाने का इरादा रखता था। मायरा ने सोचा था कि आर्यन एक नपुंसक है जिसे महिलाओं में कोई दिलचस्पी नहीं है, लेकिन ये सुनने के बाद मायरा ने वो विचार त्याग दिया। ऐसा लग रहा था कि आर्यन को महिलाओं से निपटने का अनुभव था। मायरा को तब इस बात का एहसास हुआ जब उसे पता चला कि आर्यन के पास एक बहुत शक्तिशाली चार्म तकनीक है। आर्यन ने निश्चित रूप से इसका उपयोग विपरीत लिंग को भ्रमित करने के लिए किया होगा। तो तुम्हारा क्या जवाब है? मेरे पास तुम्हारा इस तरह इंतजार करने का समय नहीं है, आर्यन ने आखिरी बार पूछा। हफ्त मायरा ने एक गहरी सांस ली। उसने तय करना शुरू किया कि वो कौन सा विकल्प चुनेगी। आज का चुनाव निश्चित रूप से भविष्य में मायरा के जीवन को प्रभावित करने वाला था। इसीलिए मायरा को अपने चुनाव को लेकर भ्रमित नहीं होना चाहिए था, अन्यथा उसे बाद में पछतावा पड़ता। ठीक है, मैं सहमत हूं। मैं मायरा अब से तुम्हारे लिए काम करूंगी और तुम्हें धोखा नहीं दूंगी। मायरा ने आखिरकार आर्यन को अपना जवाब दे दिया। मायरा आखिरकार शिखर तक पहुंचने के लिए आर्यन के साथ मिलकर काम करने को तैयार हो गई। बहुत अच्छा, अब तुम मुझे मास्टर बुला सकती हो, आर्यन ने मायरा से उसे मास्टर कहने को कहा। रुको, मुझे तुम्हें ऐसा क्यों बुलाना चाहिए? मायरा ने पूछा कि उसे आर्यन को मास्टर क्यों बुलाना चाहिए। वो इसलिए क्योंकि अब तुम एक कर्मचारी हो जबकि मैं बॉस हूं, इसीलिए तुम्हें अपने बॉस को मास्टर बुलाना चाहिए, आर्यन ने अपने सामने खड़ी मायरा से कहा। मायरा अब आर्यन के लिए काम कर रही थी, इसीलिए उसके पास आर्यन को मास्टर बुलाने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। मायरा को उम्मीद नहीं थी कि आर्यन उसके साथ ऐसा करेगा, लेकिन क्योंकि वो पहले ही सहमत हो चुकी थी, इसीलिए मायरा ने आर्यन को मास्टर कहा। मास्टर, सुनने में सुखद लगने वाली आवाज में मायरा ने आर्यन को मास्टर पुकारा। बहुत बढ़िया, आर्यन मायरा की बात से काफी संतुष्ट था। ये देखने के बाद आर्यन मायरा पर भरोसा कर सकता था। ठीक है, जैसा मैंने वादा किया था मैं ये तुम्हें देता हूं। आर्यन ने सनफ्लेम बर्ड साधना तकनीक मायरा को सौंप दी। मायरा ने आर्यन से वो तकनीक ली और वो इसे देखकर बहुत खुश लग रही थी। इस तकनीक के साथ मायरा शायद अब की तुलना में कहीं ज्यादा शक्तिशाली बन जाएगी। मास्टर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मायरा ने अपना वादा पूरा करने के लिए आर्यन को धन्यवाद दिया। तो चलिए इस योजना पर आगे चर्चा करते हैं। मायरा द्वारा उसके लिए काम करने का वादा करने के बाद अब आर्यन अपनी भविष्य की सभी योजनाएं बता सकता था। आर्यन उस योजना के बारे में मायरा की राय भी जानना चाहता था कि क्या इस मामले में अभी भी कोई कमी है। आपकी योजना बहुत जटिल है, मैं इतना आगे तक नहीं सोच सकती थी। मायरा आर्यन की योजना से थोड़ा प्रभावित थी। आर्यन की योजना वास्तव में बहुत अच्छी तरह से सोची गई और विस्तृत थी। उसमें कमी ढूंढना मुश्किल था। तुम्हें क्या लगता है? आर्यन मायरा की राय जानना चाहता था। हम सिर्फ गोलियां और कलाकृतियां क्यों नहीं बेचते? हमें इतना लंबा इंतजार क्यों करना होगा? मायरा ने आर्यन से इस बारे में पूछा कि हम साधारण चीजें क्यों बेचें, सीधे कीमती गोलियां और कलाकृतियां क्यों नहीं? देखो, अगर हम नए खिलाड़ी हैं तो हमें खुद को जितना हो सके उतना कमजोर दिखाना होगा ताकि दूसरे लोग हमें नोटिस न करें। एक बार जब हमारे पैर मजबूती से जम जाएंगे तब हम उन सब से लड़ना शुरू करेंगे और उन्हें चोट पहुंचाएंगे जब वो सावधान न हो। समझ गई। मायरा ने वास्तव में आर्यन से एक नया सबक सीखा। आर्यन ने जो कहा वो मायरा के लिए एक नई सीख थी। आपकी योजना के लिए बहुत अधिक पूंजी की आवश्यकता है। आपको इतनी बड़ी पूंजी कहाँ से मिली? मायरा ने पूछा कि आर्यन को इतनी बड़ी पूंजी कहाँ से मिली। तुम्हें पूंजी की चिंता करने की जरूरत नहीं है, मेरे पास इसके लिए पर्याप्त है, आर्यन ने कहा। आर्यन ने एक स्पेस रिंग निकाली और उसे मायरा को देना शुरू किया। इसके अंदर देखो, आर्यन ने मायरा से उस स्पेस रिंग के अंदर देखने को कहा। अध्याय 1095 अज्ञात लोगों द्वारा हमला। मायरा ने आर्यन द्वारा दी गई स्पेस रिंग प्राप्त की और वो ये देखने लगी कि उसके अंदर क्या है। जब मायरा ने उस स्पेस रिंग के अंदर झांका तो वो उसके अंदर की सामग्री को देखकर काफी हैरान रह गई। मायरा ने बड़े टुकड़ों के रूप में अनगिनत डिवाइन रेड प्रोफाउंड क्रिस्टल देखे। यदि इनकी कुल संख्या देखी जाए तो शायद ये सैकड़ों या उससे भी अधिक थे। इस संख्या को बहुत बड़ा कहा जा सकता था।
इस राशि के साथ आर्यन एक बड़ा शहर स्थापित कर सकता था। क्या आप सच में ये सब मुझ पर छोड़ रहे हैं? आर्यन द्वारा दी गई स्पेस रिंग के अंदर देखने के बाद मायरा पहली बार हकलाती हुई लगी। मायरा ने कभी इतनी बड़ी मात्रा में डिवाइन रेड प्रोफाउंड क्रिस्टल नहीं संभाले थे। ये पहली बार था जब उसने इतने सारे क्रिस्टल देखे थे। बेशक, क्या ये पर्याप्त नहीं है? अगर ये कम है तो मैं तुम्हें और दे दूंगा, मेरे पास अभी भी बहुत है, आर्यन ने मायरा से कहा। आर्यन की बात सुनकर मायरा वास्तव में चकित रह गई। आर्यन के पास अभी और भी थे। नहीं नहीं, ये पर्याप्त है, मायरा ने तुरंत कहा कि ये जरूरत से ज्यादा है। आर्यन ने अभी जो पूंजी उपलब्ध कराई थी उससे मायरा एक बहुत बड़ा व्यवसाय केंद्र स्थापित करने में सक्षम थी। अच्छा है, अगर ये काफी है, फिर भी मुझे लगता है कि इसमें कुछ कमी है, आर्यन ने मायरा से कहा। आप वास्तव में कितने अमीर हैं? अपने दिल में मायरा सोचने लगी कि आर्यन कितना धनवान था। वो इतने सारे क्रिस्टल इतनी आसानी से कैसे निकाल सकता था? भले ही डिवाइन रेड प्रोफाउंड क्रिस्टल काफी दुर्लभ वस्तु थे, लेकिन केवल कुछ ही लोगों के पास इतनी बड़ी मात्रा में ये क्रिस्टल होते थे। आर्यन ने तुरंत अपना बनाया हुआ स्केच मायरा को सौंप दिया। आर्यन चाहता था कि मायरा उसके स्केच जैसा ही कुछ बनाए। ये क्या है? मायरा ने आर्यन द्वारा बनाई गई चीजों के बारे में पूछा। उसने पहले कभी ऐसा कुछ नहीं देखा था। तुम इसे पढ़ सकती हो, मैंने विवरण में सब कुछ लिख दिया है, आर्यन ने मायरा से कहा। आर्यन के आदेश के अनुसार मायरा ने उसके द्वारा लिखे गए विवरण को पढ़ना शुरू किया। जब मायरा ने उसे पढ़ा तो उसे पता चला कि ये अंतःवस्त्र हैं, जिन्हें आर्यन ने कुछ ऐसा संशोधित किया था जो साधना करने वालों के लिए उपयोगी हो सकता था। ये अंतःवस्त्र पहनने वाले के शरीर को हल्का कर सकते थे और इसमें हमलों से सुरक्षा का प्रभाव भी था। आर्यन को यह विचार तब आया जब उसने लया की शिकायत सुनी थी, इसीलिए उसने इसे बिक्री के लिए बनाया। आर्यन को यकीन था कि बहुत से लोग इसे खरीदने के लिए तैयार होंगे। मायरा ने एक और स्केच देखा। उसे महसूस हुआ कि आर्यन ने जो बनाया है वो निश्चित रूप से सभी वर्गों द्वारा पसंद किया जाएगा। भले ही ये साधना करने वालों की बुनियादी जरूरत नहीं थी, लेकिन मायरा को यकीन था कि ये जीवन में निश्चित रूप से उपयोगी होगा। मास्टर, फिर आप अपने व्यवसाय केंद्र का क्या नाम रखना चाहते हैं? मायरा ने उस कंपनी का नाम पूछा जिसे आर्यन उपयोग करना चाहता था। परी का आशीर्वाद कैसा रहेगा? आर्यन ने अपने व्यवसाय के लिए पहले से ही एक उपयुक्त नाम सोच रखा था। मास्टर, मुझे वो नाम पसंद आया, अवनी अचानक आर्यन के दिमाग में बोली। अवनी को वो नाम पसंद आया जो आर्यन ने अभी चुना था। ऐसा लग रहा था कि ये उसका प्रतिनिधित्व करता है। ये सुनकर आर्यन मुस्कुराए बिना नहीं रह सका। इस मामले पर चर्चा करते समय अवनी की प्रतिक्रिया प्रफुल्लित करने वाली थी। ठीक है, अगर यही आपकी इच्छा है तो आप इसे तुरंत रजिस्टर कर लें, मायरा ने आर्यन से कहा। मायरा आर्यन के चुने हुए नाम से सहमत थी। ये नाम उस महिमा का प्रतीक था जो भविष्य में घटित हो सकती है। ठीक है, अगर और कुछ नहीं है तो मैं चलता हूं, आर्यन ने मायरा से कहा कि वो जा रहा है। आर्यन ने सारी जिम्मेदारियां मायरा पर छोड़ दी थीं। अब वो शांति महसूस करते हुए वहां से निकल गया। एक मिनट रुकिए, मायरा ने अचानक आर्यन को रोका। क्या बात है? आर्यन ने मायरा से पूछा जिसने उसे रोका था। ये एक व्यक्तिगत ध्वनि संचरण पत्थर है, इससे हमारे लिए एक दूसरे से संपर्क करना आसान हो जाएगा। मायरा ने आर्यन को एक उच्च श्रेणी का पत्थर दिया। इसके साथ आर्यन और मायरा बहुत दूर की दूरी से भी एक दूसरे से संवाद कर सकते थे। साथ ही ये पत्थर बहुत सुरक्षित था। आर्यन ने मायरा से उपहार स्वीकार किया, जिसके बाद वो तुरंत वहां से चला गया। मायरा केवल आर्यन को देख सकती थी जो उसे अकेला छोड़कर चला गया था। कितना दिलचस्प आदमी है। मैं सोच रही हूं कि ये व्यक्ति कैसा दिखता होगा। क्या ये कोई बूढ़ा आदमी है या नहीं? ठीक है, मैं तुरंत ये काम शुरू करूंगी। मायरा ने उन सभी चीजों को शुरू करने का फैसला किया जिसका आर्यन ने आदेश दिया था। गोल्डन किंग ऑक्शन हाउस छोड़ने के बाद आर्यन तुरंत अपने कमरे में लौटा जो शाही महल के पास था। आर्यन ने अपने निशान मिटाने के लिए शहर के चक्कर लगाए। वो नहीं चाहता था कि दूसरों को उसकी पहचान पता चले। जब आर्यन चक्कर लगा रहा था तो उसकी टक्कर कुछ अजीब लोगों से हुई जो उसी की तरह ढके हुए कपड़े पहने हुए थे। ये लोग कुछ लेन देन कर रहे थे। ये एक दूसरे के साथ किसी वस्तु का आदान प्रदान कर रहे थे। वो कुछ लोग तुरंत आर्यन की ओर मुड़े। उन्होंने आर्यन को मारने वाली नजरों से देखा। क्या बात है? आर्यन ने तुरंत पूछा कि ये लोग अचानक क्यों रुक गए और उसे इतनी नफरत भरी नजरों से क्यों देख रहे हैं। आर्यन को याद नहीं था कि वो कभी इन लोगों से मिले थे। कई लोग सीधे आर्यन की ओर बढ़े। उन सभी ने तुरंत आर्यन पर हमला कर दिया। ये देखकर आर्यन तुरंत कॉम्बैट मोड में आ गया और उसने उन दो लोगों पर हमला किया जो उसके करीब आ रहे थे। बाम बाम बाम। आर्यन ने उन लोगों को मारा जो उसके पास आए थे। एक शक्तिशाली मुक्के का उपयोग करते हुए उन लोगों को दूर फेंक दिया गया और वो तुरंत बेहोश हो गए। धिक्कार है, तुम शक्तिशाली हो, सब लोग साथ मिलकर चलो। ये देखकर कि आर्यन काफी शक्तिशाली था, बाकी सभी लोग आर्यन से लड़ने के लिए आ गए। तुमने गलत दुश्मन चुना है,
तुम्हें इसका परिणाम भुगतना होगा। आर्यन ने उन लोगों से कहा जो उसे मारना चाहते थे। भले ही आर्यन इन लोगों को नहीं जानता था और न ही उनसे कोई दुश्मनी थी, लेकिन ये वे लोग थे जिन्होंने बिना किसी स्पष्ट कारण के आर्यन पर पहले हमला किया था। फ्रॉस्ट नोवा। आर्यन ने अपना हाथ आगे बढ़ाया। आर्यन की हथेली से बर्फ जैसी नीली रोशनी निकली। इस रोशनी ने आर्यन के सामने मौजूद सभी दुश्मनों को घेर लिया। फ्रीज। आर्यन के सामने मौजूद सभी दुश्मन एकदम बर्फ की मूर्ति में जम गए। ये लोग आखिर क्या हैं? इन्होंने मुझ पर अचानक ऐसा हमला क्यों किया? आर्यन जानना चाहता था कि इन लोगों ने उस पर हमला क्यों किया। अध्याय 1096। तुम किसे जलनखोर कह रही हो? अत्यधिक संभावना है कि ये लोग इस बात से डरे हुए हैं कि वे अभी जो कर रहे हैं वो आपको पता चल गया है, अवनी ने आर्यन बताया। तो चलिए पता लगाते हैं कि उन्होंने अभी क्या किया है। आर्यन ये जानना चाहता था कि उन्होंने अभी अभी क्या किया था और वे इस बात से इतने डरे हुए क्यों थे कि आर्यन को इसका पता चल जाएगा। आर्यन ने उन लोगों में से एक को छोड़ दिया जिसे उसने खुद जमाया था। वह व्यक्ति ठंड के कारण तुरंत बेहोश हो गया। आर्यन ने उस सबूत की तलाश की जो उस आदमी के पास था। वो जानना चाहता था कि उन्होंने इस छिपे हुए स्थान पर अभी क्या बदला था। जब आर्यन ने इन लोगों की तलाशी ली तो उसे एक पत्र मिला। आर्यन ने तुरंत देखा कि उसके अंदर क्या था। इस पत्र की सामग्री में लिखा था, कल समय है, साम्राज्य के ऊपर एक बड़ी आतिशबाजी का प्रदर्शन होगा, हम आगे बढ़ेंगे। भेजने वाला 0। आर्यन को अभी भी समझ नहीं आया कि इस पत्र का क्या मतलब है। साम्राज्य के आकाश में होने वाली आतिशबाजी का क्या अर्थ था? क्या कल कोई बड़ा आयोजन होने वाला है या ऐसा ही कुछ? आर्यन ने सोचा कि शायद कल कोई बड़ा उत्सव हो। हालांकि ये लोग इस तरह के मामले पर आर्यन पर हमला क्यों करेंगे, ये आर्यन के लिए पूरी तरह से तर्कहीन था। मास्टर, क्या 0 वही व्यक्ति नहीं है जिसके बारे में जितेंद्र ने एक बार बताया था? अवनी ने आर्यन को 0 नाम के उस रहस्यमय व्यक्ति की याद दिलाई जिसके बारे में जितेंद्र ने उसे बताया था। 0? आर्यन धीरे से बड़बड़ाया। उसे आखिरकार वो नाम याद आ गया जो जितेंद्र ने उसे बताया था। ये वही व्यक्ति है जिसने जितेंद्र से सोलर स्टोन खरीदा था। ये व्यक्ति ऐसा पत्र बनाकर वास्तव में क्या चाहता है, ये आर्यन के लिए बहुत भ्रमित करने वाली बात थी। कुछ देर सोचने के बाद भी आर्यन के पास इसका कोई जवाब नहीं था। छोड़ो, इसका मुझसे कोई लेना देना नहीं है। आर्यन ने इसे भूलने का फैसला किया। यहां और देर तक रुकना ठीक नहीं है, शायद कोई उसके जाने पर संदेह करे। आर्यन ने निकलने का फैसला किया। उसने उन लोगों को वहीं जमा हुआ छोड़ दिया। वे सभी आर्यन के लिए बेकार थे और वो इन लोगों को मारने के लिए अपने हाथ गंदे नहीं करना चाहता था। लोगों को इसी तरह जमे रहने दो। अगर कोई उनकी मदद नहीं करता है तो ये लोग शायद 7 दिनों में आज़ाद हो पाएंगे। आर्यन तुरंत इस जगह से फिसक गया और काफी फुर्तीली हरकतों के साथ वो आखिरकार अपने कमरे में पहुंच गया। सब कुछ सुरक्षित होने की पुष्टि करने के बाद आर्यन ने अपना रूप बदल लिया। आर्यन ने तुरंत अपना गॉड मास्क और अपना लबादा परिद्वार के स्टोरेज रूम में छिपा दिया। अपना रूप बदलने के बाद आर्यन तुरंत बिस्तर पर चला गया और हमेशा की तरह साधना करने लगा। इन कुछ दिनों में आर्यन लया के साथ दोहरी साधना करने में बहुत व्यस्त था। लया के साथ दोहरी साधना करने से आर्यन को लाभ मिला था। भले ही आर्यन की शक्ति में केवल 1 स्तर की वृद्धि हुई थी, लेकिन ये काफी अच्छा था। आर्यन ने महसूस किया कि वर्तमान में उसके लिए अपनी साधना स्तर को बढ़ाना बहुत कठिन था। यहाँ तक कि लया के साथ दोहरी साधना करने से भी, जिसका साधना आधार काफी उच्च था, शक्ति में कोई महत्वपूर्ण वृद्धि नहीं हुई। डिवाइन ट्रिब्यूलेशन रेल्म एक बहुत ही कठिन स्तर है। कई साधक जीवन भर इस स्तर में फंसे रहते हैं। ऐसा इसलिए है क्योंकि प्रत्येक स्तर को पार करना बहुत कठिन है। यही कारण था कि लया के साथ काफी गहन दोहरी साधना के बावजूद आर्यन केवल 1 स्तर आगे बढ़ा था। अब से आर्यन को और भी कड़ी मेहनत करनी थी, उसे और भी मजबूत बनना था। खटखट खटखट खटखट। जब आर्यन ने साधना शुरू ही की थी, तभी अचानक बाहर से दस्तक देने की आवाज आई। आर्यन ने तुरंत अपनी आंखें खोलीं और प्रवेश द्वार की ओर गया। आर्यन ने दरवाज़ा खोला और देखना चाहा कि उसके दरवाजे पर दस्तक देने वाली कौन थी। जब आर्यन ने दरवाज़ा खोला तो उसने देखा कि उसके दरवाजे पर दस्तक देने वाली ईशानी थी। सीनियर सिस्टर ईशानी, आपको क्या चाहिए? आर्यन ने पूछा कि ईशानी को उससे क्या काम था। वो थोड़े लाल चेहरे के साथ ईशानी को इस जगह आने का अपना उद्देश्य बताने में कठिनाई हो रही थी। क्या बात है? ईशानी का रवैया देखकर आर्यन के पास उससे वापस पूछने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। आर्यन, कल लोग संप्रदाय वापस चले जाएंगे। ईशानी ने आखिरकार उसे वो कारण बताया कि वो आर्यन से मिलने क्यों आई थी। इतनी जल्दी क्यों? आर्यन ने पूछा कि वे इतनी जल्दी क्यों लौट रहे हैं, जबकि वे यहाँ केवल कुछ ही समय के लिए रहे थे। ये लोग क्वेस्ट पुरस्कार पाने के लिए जल्दी लौटेंगे, उन्हें साधना के लिए भी वापस जाना चाहिए, ईशानी ने आर्यन से कहा।
अन्य मुख्य शिष्य लया की एस्कॉर्टिंग क्वेस्ट को पूरा करने के लिए अपना पुरस्कार लेने वापस जाना चाहते थे। आखिरकार वे कुछ नहीं कर सकते थे। इस जगह अपना समय बर्बाद करने के बजाय उनके लिए संप्रदाय वापस जाना और प्रशिक्षण लेना या एक नया क्वेस्ट लेना बेहतर था। मैं यहाँ कुछ समय के लिए रुकूंगा, आर्यन ने ईशानी से कहा कि वो कुछ समय के लिए साम्राज्य में ही रहेगा। यह निश्चित रूप से इसलिए है क्योंकि राजकुमारी यहाँ है, ईशानी ने आर्यन से कहा। ईशानी पहले से ही जानती थी कि आर्यन लया के कारण नहीं जाना चाहता। ये आदमी निश्चित रूप से लया जैसी सुंदर राजकुमारी को छोड़ना नहीं चाहता था। इसके अलावा लया के पास काफी बड़ी संपत्ति थी जिसे आर्यन ने निश्चित रूप से बहुत पसंद किया होगा। लया के पास कुछ ऐसा था जिससे सभी महिलाएं ईर्ष्या करती हैं। वो अपनी सुंदरता से उन सभी महिलाओं को जलन महसूस करवा सकती थी जो उसे देखती थीं। एक मिनट रुको, तुम इस बात से असंतुष्ट क्यों दिख रही हो? क्या तुम्हें जलन हो रही है? आर्यन ने तुरंत अपने सामने खड़ी ईशानी से पूछा। मुझे ईशानी तुरंत हकलाने लगी जब उसने सुना कि आर्यन ने अभी क्या कहा। वो यह सुनकर अवाक रह गई। आर्यन मुस्कुराया जब उसने ईशानी को इस तरह हकलाते हुए देखा। ईशानी से उत्तर पाने की आवश्यकता नहीं थी कि आर्यन जान गया कि ईशानी को इससे जलन हो रही थी। ऐसा लगता है कि यह महिला मेरे प्यार में गिर गई है। आर्यन ने आत्मविश्वास से अनुमान लगाया कि ईशानी पहले ही उसके लिए गिर गई थी। ईशानी ने आर्यन की मुस्कुराहट देखी। ये स्पष्ट था कि आर्यन उस पर संदेह करने लगा था। तुम किसे जलनखोर कह रही हो? मैं तुमसे जलन नहीं कर सकती, ईशानी ने आर्यन से कहा। ईशानी के लिए ऐसी चीज से ईर्ष्या करना संभव नहीं था। ईशानी के लिए इस तरह की चीज से जलने का कोई मतलब नहीं था। सच में बहुत संदिग्ध है। यहां आओ, आर्यन ने ईशानी को अपने कमरे में खींच लिया। आर्यन, तुम क्या कर रहे हो? ईशानी बहुत घबरा गई जब आर्यन ने उसे कमरे में खींच लिया। ईशानी का हृदय बहुत तेज धड़क रहा था जब उसने देखा कि उसके साथ अभी क्या हो रहा था। अध्याय 1097। ईशानी को उसकी भावनाओं के प्रति ईमानदार बनाना। आर्यन ने जबरदस्ती ईशानी को अपने कमरे में खींच लिया। उसने तुरंत ईशानी को अपने बिस्तर पर बैठा दिया। जब आर्यन ने ऐसा किया तो ईशानी का दिल इतनी तेज धड़क रहा था कि उसे अपनी आंखों पर विश्वास ही नहीं हो रहा था। इस समय आर्यन ईशानी को कमरे में ले आया था और उसे बिस्तर पर बैठा दिया था। इसे देखकर कोई भी महिला अजीब ख्याल सोचने लगती। सीनियर सिस्टर ईशानी, अगर मुझे सही याद है तो तुम्हें पुरुषों से डर लगता है ना? आर्यन ने ईशानी से कहा। हाँ, क्यों? ईशानी ने आर्यन से पूछा। जवाब देते समय वो बहुत घबराई हुई लग रही थी। आर्यन के सवाल का जवाब देते समय ईशानी अब शांत नहीं रह पा रही थी। ईशानी का दिमाग तेजी से दौड़ रहा था। वो उन विभिन्न शर्मनाक चीज़ों के बारे में सोच रही थी जो उसने उस रात देखी थीं। ईशानी इस समय उस दिशा में भी देख रही थी जहां आर्यन का छोटा भाई छिपा था। ये कुछ ऐसा था जिसे ईशानी अक्सर सोचती और करती थी। क्यों ना मैं तुम्हारी मदद करूं? आर्यन ने ईशानी से कहा कि वो इस समस्या को हल करने में उसकी मदद करना चाहता है। कैसे? ईशानी ने पूछा कि आर्यन इस समस्या को हल करने में उसकी मदद कैसे कर सकता है। तुम बस ये मुझ पर छोड़ दो। आर्यन ने ईशानी को शांत रहने और ये मामला खुद पर छोड़ने के लिए कहा। आर्यन ने ईशानी के शरीर को छूने की तैयारी करते हुए अपना हाथ उसकी ओर बढ़ाया। एक मिनट रुको, ईशानी ने तुरंत आर्यन को रोक दिया। उसने खुद को आर्यन से दूर रखने की कोशिश की। ईशानी निश्चित रूप से जानती थी कि आर्यन की क्षमताएं कितनी महान थीं। अगर आर्यन ने अपनी क्षमताओं का उपयोग किया तो ईशानी शायद इसे सहन नहीं कर पाएगी। इसीलिए ईशानी ने आर्यन को खुद से दूर रखने की कोशिश की। वो आर्यन को और आगे नहीं बढ़ने देना चाहती थी। अफसोस की बात है कि ईशानी को थोड़ी देर हो गई थी। वो आर्यन को रोकने में असमर्थ थी। आर्यन का हाथ पहले ही ईशानी के शरीर को छू चुका था। आह! ईशानी के मुंह से एक हल्की आह निकली जो सुनने में काफी सुखद थी। ईशानी की आहें सुनकर आर्यन बहुत खुश हुआ। ईशानी जैसी पुरुष से डरने वाली सुंदर महिला को चिढ़ाना काफी सुखद था। आर्यन, कृपया अब रुक जाओ, हम इसे और आगे नहीं बढ़ा सकते, ईशानी ने आर्यन से कहा। तुम अपनी बातों से मुझे बार बार ठुकरा रही हो, लेकिन तुम मुझे खुद से दूर क्यों नहीं धकेलती? आर्यन ने ईशानी के कान में फुसफुसाया। ईशानी अपनी बातों से आर्यन की हरकतों को भले ही नकार रही थी, लेकिन वर्तमान में वो आर्यन का कोई विरोध नहीं कर रही थी। ईशानी को आर्यन की बात का जवाब देने में कठिनाई हो रही थी। वो नहीं जानती थी कि आर्यन के शब्दों का क्या उत्तर दे। ये देखा जा सकता था कि ईशानी के शरीर ने इसे स्वीकार कर लिया था। बस ये महिला अभी भी इससे बच रही थी। तुम्हें अपने प्रति अधिक ईमानदार होना चाहिए, आर्यन ने अपने सामने खड़ी ईशानी से कहा। आर्यन को उम्मीद थी कि यदि ईशानी अपने प्रति ईमानदार हो सके तो ये निश्चित था कि ईशानी अपनी खुशी पा सकेगी। आर्यन की बात सुनकर ईशानी का दिल बहुत अशांत होने लगा।
अगर ईशानी अपने दिल के प्रति ईमानदार होती तो ये निश्चित था कि वो भी लया और मानसी की तरह आर्यन के प्यार में पड़ जाती। सीनियर सिस्टर ईशानी, कृपया मेरी आंखों में देखो, आर्यन ने ईशानी को अपनी आंखों में देखने के लिए कहा। पहले तो ईशानी ने आर्यन की नज़रों से बचने की कोशिश की, लेकिन जब आर्यन ने उसे मजबूर किया तो ईशानी आखिरकार आर्यन की आंखों में देखने के लिए तैयार हो गई। इस समय आर्यन और ईशानी की नज़रें मिली, दोनों एक दूसरे को घूर रहे थे। मुझे ईमानदारी से बताओ, क्या तुम मुझे ठुकराती हो या नहीं? आर्यन ने ईशानी से बात करना शुरू किया। वो जानना चाहता था कि ईशानी उसे स्वीकार करती है या नहीं। मुझे नहीं पता, ईशानी ने उत्तर दिया कि वो इस बारे में नहीं जानती। ईशानी का दिल आर्यन के सवाल का जवाब देने में भ्रमित लग रहा था। एक तरफ ईशानी के मन में अभी भी आर्यन के प्रति द्वेष था, दूसरी तरफ ये स्वीकार करना होगा कि ईशानी आर्यन को पसंद करने लगी थी। ईशानी के दिल में दो विपरीत भावनाएं साथ साथ थीं, इसीलिए उसे ये तय करने में कठिनाई हो रही थी कि उसे किस भावना का पालन करना चाहिए। अगर तुम्हें नहीं पता तो मुझे ये तय करने दो। ईशानी को भ्रमित स्थिति में देखकर आर्यन ही उसे ये बताने वाला था कि उसे कौन सी भावना अपनानी चाहिए। आर्यन ने ईशानी के शरीर को सहलाना शुरू किया। धीरे धीरे आर्यन ने अपने सामने ईशानी के शरीर को सहलाया। पहले आर्यन ने ईशानी की प्रतिक्रिया देखी। जब ईशानी ने उसका विरोध नहीं किया तो आर्यन आगे बढ़ा, लेकिन अगर ईशानी मना करती तो आर्यन रुक जाता। जब आर्यन ने ईशानी को छुआ तो उसे एक असाधारण एहसास हुआ। ये एहसास कुछ ऐसा था जिसके लिए ईशानी काफ़ी समय से तरस रही थी। आर्यन की मालिश करने और सहलाने की क्षमता इस दुनिया में नंबर 1 है। जिन महिलाओं ने आर्यन की क्षमता का अनुभव किया है वे निश्चित रूप से इसकी आदी हो जाएंगी और साधारण मालिश से संतुष्ट नहीं होंगी। ये आर्यन का गौरव है। आर्यन अपनी तकनीक से महिलाओं को कामुक बना सकता है। ईशानी किसी भी अन्य महिला की तरह ही थी, उसे वो एहसास पसंद आया जो आर्यन ने उसे दिया था। आर्यन द्वारा दिए गए एहसास ने ईशानी को ऐसा महसूस कराया जैसे वो स्वर्ग के 7वें स्तर पर हो। हाँ, ईशानी खुशी में आहें भरने लगी। धीरे धीरे ईशानी आर्यन की तकनीक से कमज़ोर होने लगी। अगर ये इसी तरह चलता रहा तो ये निश्चित था कि ईशानी आर्यन के वश में हो जाएगी। ईशानी को आर्यन के खिलाफ कोई विरोध न देखकर आर्यन ने और आगे बढ़ने का फैसला किया। आर्यन ने कुछ संवेदनशील जगहों को छुआ जिन्हें वो ढूंढने में कामयाब रहा था। जब आर्यन ने ऐसा किया तो ईशानी को वास्तव में बहुत अच्छा एहसास हुआ। ईशानी का पूरा शरीर एक बहुत अच्छे एहसास के नियंत्रण में था। ईशानी एक बहुत ही आरामदायक एहसास से घिरी हुई थी। ईशानी का शरीर पसीने से तर होने लगा। ईशानी के शरीर पर मौजूद पसीने से एक महक आनी चाहिए थी। महिलाएं वास्तव में बहुत अनिवार्य प्राणी हैं। भले ही उन्हें पसीना आए, लेकिन फिर भी उनसे फूलों के बगीचे जैसी खुशबू आती है जो अनंत सुगंध बिखेरती है। ईशानी ने अब कोई विरोध नहीं किया। उसने सभी आक्रमणों को स्वीकार कर लिया जो आर्यन की कुशल उंगलियां इस समय कर रही थीं। ये देखकर कि ईशानी पहले से ही इस स्थिति में है, आर्यन ने वही करना चाहिए जो एक पुरुष को करना चाहिए। ईशानी को इस स्थिति में पहुंचाने के बाद आर्यन को ईशानी के साथ जो कुछ भी किया था उसकी जिम्मेदारी लेनी थी। ये घूंघट थोड़ा परेशान करता है, चलो इसे उतार देते हैं। आर्यन ने अपना हाथ ईशानी के घूंघट की ओर बढ़ाया। आर्यन ईशानी का घूंघट उतारने के लिए तैयार हुआ। जब आर्यन ने ऐसा कहा तो ईशानी अचानक होश में आ गई। वो तुरंत उठी और आर्यन को दूर धकेल दिया। अपनी बची हुई पूरी ताकत के साथ ईशानी ने आर्यन को खुद से दूर धकेल दिया। आर्यन आसानी से ईशानी के द्वारा दूर कर दिया गया। आर्यन ने बिल्कुल भी प्रतिरोध नहीं किया। अध्याय 1098। तुमने उस महिला को क्यों जाने दिया? जैसे ही ईशानी ने फर्श पर अपने पैर रखे, उसे महसूस हुआ कि उसके पैर बहुत कोमल हो गए हैं। वो वास्तव में आर्यन के मामूली स्पर्श से ही कमजोरी महसूस कर रही थी। ईशानी ने अपनी सारी शक्ति जुटाई और उस जगह से बाहर निकलने की पूरी कोशिश की। अगर ईशानी उस जगह पर और रुकी रहती तो चीजें उसके नियंत्रण से बाहर हो जाती। धप! ईशानी आर्यन के कमरे से बाहर निकली और अपने कमरे की ओर भागी। आर्यन ईशानी को देख मुस्कुराए बिना नहीं रह सका। ईशानी को देखना वास्तव में सुखद था, जो किसी ऐसे खरगोश की तरह लग रही थी जिसने अभी अभी अपने शिकारी का सामना किया हो। मास्टर, आपने उस महिला को ऐसे ही क्यों जाने दिया? अवनी ने आर्यन से पूछा। हाँ, मैंने ऐसा जानबूझकर किया। आर्यन ने कहा कि उसने ईशानी को जानबूझकर उस जगह से जाने दिया। आप ऐसा क्यों कर रहे हैं? अवनी ने पूछा कि आर्यन ने ईशानी को क्यों छोड़ दिया, जबकि अगर वो चाहता तो उसे बलपूर्वक रोक सकता था और उसे अपना बना सकता था। अवनी, जो हम चाहते हैं उसे पाने के लिए हमें थोड़ा और धैर्य रखना होगा।
जो हमें हासिल करना है उसे करने का सही समय आएगा, आर्यन ने अवनी से कहा। आर्यन ने अवनी को बताया कि अभी सही समय नहीं आया है, ईशानी को पाने का समय जल्द ही आएगा। आर्यन ने आज जानबूझकर ईशानी को जाने दिया क्योंकि उसे पूरा विश्वास था कि देर सवेर ईशानी उसके पास वापस आएगी। अगर आर्यन का अंदाज़ा सही था तो ईशानी का लौटना तय था। अवनी को आर्यन के सोचने का तरीका बिल्कुल समझ नहीं आया। अगर अवनी आर्यन की जगह होती तो उसने ईशानी को बिस्तर पर धकेल दिया होता और ज़बरदस्ती काम पूरा कर लिया होता। लेकिन आर्यन ने ऐसा नहीं किया। वो अपनी पसंद की चीज़ पाने के लिए धैर्य रखना पसंद करता था। मास्टर, आप हाल ही में काफ़ी आक्रामक हो गए हैं, अवनी ने आर्यन से कहा। उसे लगा कि पिछले कुछ समय में आर्यन काफ़ी बदल गया है। क्या यह सच है? आर्यन ने अवनी से पूछा। उसे ऐसा महसूस नहीं हुआ था। उसने ये सब इसलिए किया क्योंकि उसे इसकी आवश्यकता थी। प्रिया और बाकी सभी अपने काम में काफ़ी व्यस्त थे। यही वजह थी कि आर्यन उनसे नहीं मिल पा रहा था। इसलिए इस समय आर्यन जो कर सकता था वो था धैर्य रखना और ऐसी महिला की तलाश करना जो उसके विशेष शरीर की ज़रूरतों को पूरा करने में उसकी मदद कर सके। आर्यन ये सारा बोझ अकेले लया पर नहीं डाल सकता था। लया को अकेले संघर्ष करते देखना काफ़ी दुखद था। लया की क्षमता आर्यन की क्षमता का मुकाबला नहीं कर सकती थी और अगर ये इसी तरह चलता रहा तो लया इसे सहन नहीं कर पाएगी। इसलिए आर्यन ने ये पहल की कि वो उन महिलाओं को खोजे जिन्हें वो पसंद करता है। उनमें से एक ईशानी थी। हालांकि कभी-कभी ईशानी परेशान करने वाली थी और उसका विरोध करती थी, लेकिन वो काफ़ी सुंदर और दयालु थी। आर्यन की पसंद की उम्मीदवार बनने के लिए केवल यही पर्याप्त शर्तें थीं। हाँ, मुझे ऐसा ही लगता है, अवनी ने आर्यन से कहा। अवनी को इस बात की थोड़ी खुशी थी कि आर्यन आक्रामक हो गया था और आखिरकार उन महिलाओं का पीछा कर रहा था जिन्हें वो पसंद करता था। ठीक है, चलिए फिर से साधना शुरू करते हैं। ईशानी के जाने के बाद आर्यन फिर से साधना में लीन हो गया। इस समय ईशानी अपने कमरे की ओर भाग रही थी। उसे अपने कमरे तक पहुंचने में काफ़ी कठिनाई हो रही थी क्योंकि आर्यन की हरकतों की वजह से उसके पैर अभी भी कांप रहे थे। ईशानी को अपने कमरे तक पहुंचने के लिए काफ़ी संघर्ष और अपनी पूरी ताकत लगानी पड़ी। ईशानी, तुम क्या कर रही हो? जब ईशानी अपना कमरा खोलने वाली थी तभी रोमिला अचानक उसके पास आई। उसने पूछा कि ईशानी अभी क्या कर रही है और वो हाँप क्यों रही है और उसका चेहरा लाल क्यों है। रोमिला को सामने देखकर ईशानी घबरा गई। अगर रोमिला ने कुछ गलत समझ लिया तो ये बहुत गंभीर बात होती। मैंने बस अभी कुछ कठिन प्रशिक्षण किया है। ईशानी ने रोमिला को बहाना बनाने की कोशिश की। ईशानी को उम्मीद थी कि रोमिला इस बहाने को स्वीकार कर लेगी। ओह, तो तुमने अभी अभ्यास किया है। तुम काफ़ी सक्रिय हो गई हो। ये तुम्हारी सामान्य आदत जैसा नहीं है, रोमिला ने ईशानी से कहा। ईशानी बहुत मेहनती थी, लेकिन जेड लोटस शिखर पर उसने ऐसा कभी नहीं दिखाया था। ईशानी ने बस धीरे से सिर हिलाया। वो जल्दी से उस जगह से हटकर अपने कमरे में छिप जाना चाहती थी। तो मैं पहले अंदर जाती हूँ, ईशानी ने रोमिला से कहा। ठीक है, रोमिला को ईशानी पर बिल्कुल भी संदेह नहीं हुआ और उसने उसे कमरे में जाने दिया। ईशानी ने और समय बर्बाद नहीं किया और तुरंत अपने कमरे में घुस गई। काफी अजीब है, रोमिला को लगा कि ईशानी के साथ कुछ अजीब है। ईशानी का व्यवहार बहुत ही असामान्य था। रोमिला ने भी अपने कमरे में वापस जाने का इरादा किया। जब वो अंदर जाने वाली थी तो उसने देखा कि बाहर का फर्श थोड़ा गीला था। क्या नौकरानी ने अभी यहाँ पानी गिरा दिया है? रोमिला के दिमाग में पहला विचार यही आया। वो इस बात से बिल्कुल अनजान थी कि ये ईशानी की शारीरिक उत्तेजना का परिणाम था। उसे इस मामले पर बिल्कुल भी संदेह नहीं हुआ। रोमिला ने जल्दी ही इस बात को नज़रअंदाज कर दिया और आराम करने के लिए कमरे में चली गई। कल उन्हें वापस लौटना था, इसलिए बेहतर था कि वो कल की यात्रा के लिए अपनी शक्ति बहाल कर ले। समय बहुत तेजी से बीता और अगली सुबह आ गई। सुबह होते ही आर्यन ने अपनी आंखें खोलीं और बिस्तर से उठ गया। आर्यन ने अपने शरीर को स्ट्रेच किया। सुबह के समय वो बहुत तरोताज़ा महसूस कर रहा था। आर्यन बाहर गया। वो देखना चाहता था कि लकी और बाकी मुख्य शिष्य वास्तव में माइन एंड मॉर्टल पीक संप्रदाय में वापस जाना चाहते हैं या नहीं। जब आर्यन बाहर आया तो उसने देखा कि लकी और बाकी लोग पहले से ही लौटने की तैयारी कर रहे थे। ये देखकर आर्यन उनके पास गया। क्या तुम भी लौटने के लिए तैयार हो? लकी ने पूछा। मैं यहाँ कुछ और समय रुकना चाहता हूँ, इसलिए मैं तुम्हारे साथ नहीं आऊँगा। आर्यन ने तुरंत उत्तर दिया कि वो वापस नहीं आ रहा है।
अगर तुम अभी वापस नहीं जाना चाहते तो ठीक है, हम पहले चले जाएंगे। आर्यन को वापस न जाते देखकर लकी ने उस पर दबाव नहीं डाला। ये आर्यन का निर्णय था और उसे आर्यन के फैसले में हस्तक्षेप करने का अधिकार नहीं था। आर्यन, ईशानी ने भी कहा है कि वो अभी कुछ समय तक वापस नहीं आएगी, इसलिए तुम उसके साथ वापस जा सकते हो। रोमिला ने अचानक आर्यन को बताया कि ईशानी भी उनके साथ नहीं आ रही है। रोमिला वास्तव में आर्यन को ये बताने के लिए अनिच्छुक थी, लेकिन ईशानी ने उसे ऐसा करने के लिए कहा था, इसलिए रोमिला को ये बताना पड़ा। ठीक है, आर्यन ने रोमिला की ओर सिर हिलाया। ठीक है, चलिए सब लोग। लकी ने सभी को संप्रदाय वापस चलने को कहा। आर्यन ने इन लोगों को जाते देखा। उन सब के जाने के बाद आर्यन तुरंत ईशानी से मिलने गया। वो जानना चाहता था कि ईशानी इस समय क्या कर रही है। अध्याय 1099 लया के स्थान पर चुपके से जाना। सबको जाते हुए देखने के बाद आर्यन ईशानी के कमरे में गया। आर्यन ईशानी की वर्तमान स्थिति की पुष्टि करना चाहता था। भाग्यवश आर्यन पहले से ही जानता था कि ईशानी का कमरा कहाँ है, इसीलिए आर्यन के लिए ईशानी के कमरे के दरवाजे पर पहुंचना बहुत आसान था। खटखट 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 खटखट। जब आर्यन बेडरूम के दरवाजे के सामने था तो उसने तुरंत ईशानी का दरवाजा खटखटाया। कौन? ईशानी ने तुरंत पूछा कि उसके बेडरूम का दरवाजा कौन खटखटा रहा है। सीनियर सिस्टर ईशानी, ये मैं हूं, आर्यन। आर्यन ने ईशानी को बताया कि वो वही है। आर्यन, तुम मुझसे क्या चाहते हो? ईशानी घबरा गई जब उसे पता चला कि दरवाजे के बाहर आर्यन है। ये स्पष्ट था कि ईशानी अभी भी आर्यन से मिलने में बहुत शर्मिंदा थी, जिसने कल रात उसे इतनी शर्मनाक स्थिति में डाल दिया था। मैं तुमसे मिलना चाहता हूं, क्या मैं अंदर आ सकता हूं? आर्यन ने पूछा कि क्या वो अंदर जा सकता है या नहीं। नहीं, तुम अंदर नहीं आ सकते। ईशानी ने कहा कि आर्यन उसके कमरे में प्रवेश नहीं कर सकता। ईशानी ने आर्यन के उसके कमरे में आने का कड़ा विरोध किया। आर्यन ने जो कहा उससे ईशानी डरी हुई लग रही थी। जब उसने देखा कि आर्यन उससे मिलना चाहता है तो वो वास्तव में डर गई थी। अच्छा ठीक है, अगर सीनियर सिस्टर मुझसे नहीं मिलना चाहती तो मैं पहले चलता हूं, आर्यन ने कमरे में मौजूद ईशानी से कहा। तुम बस जाओ, ईशानी ने आर्यन को भगा दिया। वो चाहती थी कि आर्यन जल्द से जल्द इस जगह से चला जाए। ईशानी वर्तमान में अकेले रहना चाहती थी, इसीलिए उसने आर्यन को इस जगह से भगा दिया। आर्यन केवल इस जगह से जा सकता था। वो ईशानी को शांत होने के लिए समय देगा। आर्यन के जाने के कुछ समय बाद ईशानी ने अपने बेडरूम का दरवाज़ा खोला। ईशानी ने झांक कर देखा कि आर्यन चला गया है या अभी भी बाहर है। जब ईशानी ने आर्यन को ढूंढा तो उसने पाया कि आर्यन पहले ही इस जगह से जा चुका था। ये जानकर ईशानी को राहत मिली। वो आखिरकार चला गया। ईशानी को आर्यन को इस जगह से जाते देखकर बहुत राहत मिली। ईशानी अभी भी आर्यन के सामने अपना चेहरा दिखाने में शर्मिंदा थी। कल रात जो हुआ उससे ईशानी को शर्मिंदगी महसूस हो रही थी। ईशानी वापस अपने कमरे में चली गई। वो इस कमरे के बिस्तर पर वापस सोने चली गई। अगर मैं आर्यन को दूर नहीं ढकेलती तो आपको क्या लगता है कि क्या होता? ईशानी कल रात जो हुआ उसके बारे में सोचने लगी। कल रात वो वास्तव में सोचती रही कि उसके साथ क्या हुआ था। हे भगवान, मैं ऐसा कुछ क्यों सोचूंगी? आर्यन, तुम मूर्ख हो। ईशानी को नहीं पता था कि वो ऐसा कुछ क्यों सोच सकती है। इसके बारे में सोचना ईशानी के लिए काफी शर्मनाक था। ईशानी ने अपना चेहरा बिस्तर पर दबा लिया। हाल ही में वो थोड़ी अजीब हो गई थी। ये सब आर्यन की वजह से था जिसने उसे ऐसा बना दिया था। आर्यन अब काफी दूर चला गया था, इसीलिए उसे नहीं पता था कि ईशानी इस समय क्या सोच रही थी और क्या कर रही थी। आज मैं क्या करने वाला हूं? आर्यन सोचने लगा कि उसे आज क्या करना चाहिए। सच कहूं तो आर्यन लया को काफी याद कर रहा था। दुर्भाग्य से उस दिन के बाद लया ने कभी आर्यन से दोबारा मुलाकात नहीं की और ना ही आर्यन को कोई खबर दी। आर्यन लया की स्थिति को लेकर थोड़ा चिंतित हो गया। आर्यन ने आशा व्यक्त की कि लया को कुछ नहीं होगा। क्या मुझे उसे देखने जाना चाहिए? आर्यन जाकर लया को देखने के बारे में सोचने लगा। ठीक है, मैं जाकर लया को देखूंगा। कुछ देर सोचने के बाद आर्यन ने जाकर लया को देखने का फैसला किया। हालांकि लया ने आर्यन को उसके साथ बातचीत करने से मना किया था, फिर भी आर्यन लया से मिलना चाहता था। अपनी पत्नी को देखने जाने में कोई बुराई नहीं थी। आर्यन ये भी देखना चाहता था कि शाही महल में लया का जीवन कैसा था। जब वो शाही महल के भीतर रहती थी तो लया ठीक थी या नहीं। आर्यन तुरंत शाही महल में घुस गया। आर्यन शाही महल की रखवाली करने वाले विभिन्न गार्डों के पास से गुजरा। आर्यन अंदर जाकर सीधे शाही महल का दरवाज़ा नहीं खटखटा सकता था। गार्ड आर्यन को लया से मिलने की अनुमति निश्चित रूप से नहीं देते।
आर्यन की स्थिति काफ़ी निम्न है। इस स्थिति के साथ आर्यन लया से कैसे मिल सकता है, जो एक ऐसी राजकुमारी है जिसे हर कोई सबसे ज़्यादा पसंद करता है। इसीलिए आर्यन के पास लया से मिलने के लिए छिपकर झांकने के अलावा कोई और विकल्प नहीं था। चूंकि आर्यन लया से जुड़ा हुआ था, इसीलिए आर्यन लया को अपने संबंधों से आसानी से पा सकता था। आर्यन ने कोई समय बर्बाद नहीं किया और तुरंत लया के स्थान पर चला गया। जब आर्यन लया के निवास पर पहुंचा तो उसने पाया कि लया के महल के चारों ओर कई गार्ड इस जगह की रखवाली कर रहे थे। जिस महल में लया स्थित थी, उसके आसपास का पहरा इंतहाई सख्त था। ये आर्यन द्वारा पार किए गए किसी भी अन्य स्थान की तुलना में बहुत अधिक सख्त था। इस जगह की सुरक्षा बहुत सख्त है। ऐसा लगता है कि लया की सुरक्षा बहुत अच्छी तरह से की गई है। बस इतना देखकर आर्यन पहले ही निष्कर्ष निकाल सकता था कि लया बहुत अच्छी तरह से सुरक्षित थी। ठीक है, मुझे अंदर कैसे घुसना चाहिए? इतनी कड़ी सुरक्षा देखकर आर्यन को सावधान रहना पड़ा ताकि गार्ड उसे न ढूंढ सकें। यहाँ के गार्ड काफ़ी मजबूत थे। वे सभी प्रशिक्षित सैनिक थे जिन्हें लया की सुरक्षा के लिए तैयार किया गया था। इसीलिए लया के स्थान पर चुपके से जाना बहुत कठिन था। ये आर्यन के लिए एक चुनौती होगी। आर्यन ने इस जगह के चारों ओर देखा। आर्यन को एक उपयुक्त रास्ता खोजना था ताकि वो पकड़ा ना जाए। कुछ देर अवलोकन करने के बाद आर्यन को एक रास्ता मिल गया था जिसका उपयोग वो अंदर घुसने के लिए कर सकता था। आर्यन अपने ठिकाने को छिपाने के लिए झाड़ियों और पेड़ों का उपयोग करेगा। ठीक है, मुझे रास्ता मिल गया है। अब कार्यवाही का समय है। योजना बनाने के बाद आर्यन कार्यवाही में जुट गया। आर्यन ने 9 शैडो स्टेप्स का उपयोग करके अपने आसपास के मौजूद गार्डों के पास से छिपकर निकलना था। आर्यन द्वारा उपयोग की गई गति के साथ वो अपने आसपास के कई गार्डों के पास से गुजर सकता था। चरर्रा हट। जब आर्यन शांत हल्के कदमों का इस्तेमाल कर रहा था तो अचानक आर्यन ने अनजाने में एक टहनी पर पैर रख दिया। इससे एक छोटी सी आवाज़ हुई जिसे इस जगह के आसपास के गार्ड सुन सकते थे। वो कौन है? आर्यन के आसपास के गार्ड बहुत सतर्क हो गए। वे तुरंत उस आवाज़ के स्रोत की ओर बढ़े जो आर्यन ने अभी की थी। धिक्कार है, मैं बहुत लापरवाह था। आर्यन बहुत सतर्क हो गया जब उसने देखा कि गार्ड उसकी ओर आ रहे हैं। आर्यन को जल्द से जल्द इस जगह को छोड़ना होगा, अन्यथा आर्यन इन लोगों द्वारा पाया जा सकता था। आर्यन 9 शैडो स्टेप्स का उपयोग करने के लिए लौटा। वो तुरंत वहीं से चला गया जहां वो था। इस बार आर्यन बहुत सावधान था। वो नहीं चाहता था कि ये लोग उसे दूसरी बार ढूंढें। अध्याय 1100 लया की उपचार क्षमता। गार्ड ने महसूस किया कि उसके पास से एक तेज हवा गुजर रही है। उसे बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि वो अभी आर्यन था। आर्यन ने अपने चारों ओर हवा की एक धारा बनाने के लिए अपनी पूरी गति का उपयोग किया था। वो भी क्या था? गार्ड सोचने लगा कि वो अभी क्या था। एक काफी तेज हवा इस तरह उसके पास से गुजरी थी। अपने ही सवाल का जवाब न जानते हुए गार्ड अपने मुख्य ध्यान पर वापस आ गया। वो तुरंत उस आवाज के स्रोत को देखने गया जो उसने अभी सुनी थी। गार्ड उस स्थान पर गया जहां से आवाज आई थी। जब उसने ऐसा किया तो उसे इस जगह के आसपास कुछ भी नहीं मिला। अत्यधिक संभावना थी कि वो केवल एक टहनी थी जो पेड़ से गिरी थी। इस जगह में कोई अजीब निशान नहीं था। कुछ नहीं। इस स्थान पर कुछ भी ना होने की पुष्टि करने के बाद गार्ड मुड़ा और गश्त पर वापस चला गया। गार्डों को आर्यन का कोई निशान नहीं मिला। आर्यन की छिपने की क्षमता वास्तव में काबिले गौर थी। आर्यन अब लया के स्थान के काफी करीब था। उसे बस लया के कमरे में कूदने की जरूरत थी। इसकी पुष्टि करने से पहले आर्यन इस जगह के चारों ओर देखना नहीं भूला। उसे ये सुनिश्चित करने की जरूरत थी कि कोई उसे देख न ले। ये सुनिश्चित करने के बाद कि किसी ने उसे नहीं देखा, आर्यन तुरंत लया के कमरे में कूद गया। आर्यन ने ये एक ही झटके में किया और ऐसा करते समय उसने कोई आवाज नहीं की। आखिरकार आर्यन ने अपने मन में बुदबुदाया। लया के कमरे में प्रवेश करने में सक्षम होने पर उसे राहत महसूस हुई। जब आर्यन अंदर दाखिल हुआ तो उसने तुरंत लया को वहां पाया। ऐसा लग रहा था कि लया इस समय प्राचीन सुलेख लिख रही थी। लया इसे लिखने में इतनी तल्लीन थी कि उसने अपने पीछे आर्यन को नोटिस भी नहीं किया। मैं उसे चौंका दूंगा। आर्यन लया को सरप्राइज देना चाहता था। उसने लया की ओर छिपकर बढ़ना शुरू कर दिया। आर्यन ने यह बहुत सावधानी से किया ताकि लया उसे पहचान न सके। लया को आर्यन के आने का पता नहीं चला। आर्यन अपनी उपस्थिति छिपाने में बहुत माहिर था। कुछ कदमों के बाद आर्यन आखिरकार लया के पीछे पहुंच गया और उसने सीधे लया को पकड़ लिया। लिख रही लया इससे काफी हैरान थी। इस कमरे में केवल वही थी, इसलिए अत्यधिक संभावना थी कि ये कोई चोर था जो उसके कमरे में घुसने में कामयाब रहा था। लया घबरा गई और उसने उसे छूने वाले आर्यन को पीछे हटाने के लिए अपनी शक्ति का उपयोग किया। धमाका! लया के शरीर से एक अत्यंत शक्तिशाली ऊर्जा निकली। इस शक्ति ने तुरंत आर्यन को दूर उड़ा दिया।
लया की ताकत काफी बढ़ गई थी। वर्तमान आर्यन लया का मुकाबला नहीं कर सकता था, इसलिए इसमें कोई आश्चर्य नहीं था कि लया ने आर्यन को इतनी आसानी से दूर उड़ा दिया। धड़ाम, आर्यन दीवार से जा टकराया। वो इतनी जोर से टकराया कि दीवार हिल गई। भाग्यवश इस कमरे की दीवारें बहुत ठोस थीं, इसलिए जब आर्यन उनसे टकराया तो वे प्रभाव को सहन करने के लिए काफी मजबूत थीं। लया तुरंत मुड़ी। वो जानना चाहती थी कि किसने उसके कमरे में घुसने और उसे इस तरह छूने की हिम्मत की। लया इस व्यक्ति को सबक सिखाना चाहती थी। जब लया मुड़ी तो उसे एक ऐसी आकृति मिली जो उसके लिए काफी परिचित थी। स्पष्ट रूप से ये आर्यन था जो फर्श पर लेटा हुआ था, क्योंकि उसे दूर धकेल दिया गया था। पति। ये देखकर कि वो आर्यन था, लया जल्दी से उसके पास गई। पति, क्या आप ठीक हैं? काफी चिंता के साथ लया तुरंत आर्यन के पास पहुंची और उसकी स्थिति जानने की कोशिश की। मैं ठीक हूं। आर्यन ने अपने फर्श से उठने की कोशिश की। उसने अपने सीने को पकड़ रखा था जिसमें बहुत दर्द हो रहा था। आर्यन को उम्मीद नहीं थी कि लया की ताकत इतनी अधिक होगी कि वो उसे इस तरह घायल कर दे। पति, मुझे माफ कर दीजिए। लया ने आर्यन से माफी मांगी। उसे पता नहीं था कि वो अभी आर्यन था। लया ने सोचा कि वो कोई चोर है, इसलिए उसे दूर भगाना कोई अजीब बात नहीं थी। हैरानी में लया ने अपनी ताकत पर काबू नहीं रखा और आर्यन को दूर धकेलने के लिए अपनी पूरी शक्ति का इस्तेमाल किया। कोई बात नहीं, इसमें तुम्हारी गलती नहीं है। लया को दुखी और रोते हुए देखकर आर्यन ने तुरंत उसे सांत्वना देने की कोशिश की। वो लया को इस तरह नहीं देख सकता था। आखिर लया का इरादा उसे चोट पहुंचाने का नहीं था, इसलिए आर्यन इसे समझ सकता था। तो मुझे आपका उपचार करने दें। लया ने आर्यन का उपचार करने का इरादा किया। उसने अपना हाथ आर्यन के घायल सीने की ओर बढ़ाया। लया की हथेली से एक पारदर्शी तरल निकला। ये तरल आर्यन के शरीर में प्रवेश कर गया और उसके शरीर को ठीक करने लगा। आर्यन को अपने शरीर में बहुत ताजगी महसूस हुई। अचानक उसका घाव ठीक हो गया और वो पहले जैसा महसूस करने लगा। वाह, लया की उपचार क्षमता वास्तव में महान है। आर्यन लया की शक्ति से काफी हैरान था। उसकी उपचार शक्ति आर्यन की अपेक्षा कहीं अधिक अद्भुत थी। आर्यन का घाव लया ने आसानी से ठीक कर दिया था। पति, अब आप कैसा महसूस कर रहे हैं? लया ने पूछा कि क्या वो अब बेहतर महसूस कर रहा है या अभी भी कहीं दर्द है। लया अपनी गलती का प्रायश्चित करने के लिए केवल यही कर सकती थी। वो वास्तव में बहुत दोषी महसूस कर रही थी। पत्नी, तुम्हारी उपचार क्षमताएं वास्तव में महान हैं। आर्यन ने लया की प्रशंसा की। तारीफ के लिए धन्यवाद। लया ने आर्यन को धन्यवाद दिया। वो खुश थी कि उसकी शक्ति आर्यन के घाव को ठीक कर सकी। पति, क्या अभी भी कहीं दर्द है? बस मुझे बताएं, मैं उसका इलाज करूंगी। लया ने आर्यन से कहा। सुनकर आर्यन के दिमाग में एक बेहतरीन विचार आया। पत्नी, अभी भी कुछ हिस्से हैं जहां आराम महसूस नहीं हो रहा है। आर्यन ने लया से कहा। वो कहाँ है? लया ने तुरंत पूछा ताकि वो उसे ठीक कर सके। यहाँ। आर्यन ने लया का हाथ पकड़कर उसे उस जगह की ओर दिशा निर्देशित किया जहां उसे बेचैनी महसूस हो रही थी। आर्यन लया का हाथ अपने गुप्त अंगों की ओर ले जा रहा था। जब आर्यन ने ऐसा किया तो लया ने कोई विरोध नहीं किया। उसने आर्यन को अपना हाथ ले जाने दिया। लया ने महसूस किया कि उसका हाथ किसी जानी पहचानी चीज को छू रहा है। ये वही चीज थी जिसके साथ उसने आर्यन के साथ यात्रा करते समय कई रातें बिताई थीं।